अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो आपको चाइना के पास एक छोटा सा आइलैंड नजर आएगा। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये चाइना का ही पार्ट हो, लेकिन हकीकत में ये एक अलग कंट्री है। ताइवान एक ऐसी जगह जहां दुनिया की सबसे कीमती चीज सिलिकॉन चिप्स बनती हैं। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा समझता है। अमेरिका इसे खोना नहीं चाहता, जबकि ताइवान आज़ादी चाहता है। आज हम बात करेंगे कि ताइवान कैसे चाइना से अलग हुआ, अमेरिका कैसे ताइवान में दाखिल हुआ और कैसे ये आइलैंड वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन सकता है। आइए जानते हैं। ताइवान की कहानी शुरू करने से पहले एक बात समझ लें कि ताइवान हमेशा से एक जजीरा था और ये बतौर एक सियासी मसला चाइना की आपस की लड़ाइयों की वजह से बना। ये वो जजीरा है जो चाइना के साहिल के बिल्कुल सामने है, जैसे एक सेफ हाउस जो समंदर के पार है। चाइना सदियों तक एक सल्तनत था। चिंग डायनेस्टी चाइना की आखिरी बादशाह थी, लेकिन 19वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कंट्री को हिला दिया। यूरोपीय ताकतें चाइना आईं और वो तिजारत के नाम पर काबिज हो गईं। इस वजह से चाइना की इज्जत, मईशत और खुदमुख्तारी कमज़ोर होने लगी। चाइना को सिक मैन ऑफ द एशिया कहा जाने लगा। यही वो दौर था जब चाइना के लोगों के अंदर एक सवाल उठा कि हम कब तक बादशाहों के साए में जिंदा रहेंगे। 1912 में चिंग डायनेस्टी ख़त्म हो गई और चाइना में एक नया निज़ाम बना जिसे ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। ये वो चाइना था जो बादशाहत के बाद सामने आया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि चाइना जमहूरियत तो बन गया, लेकिन ताकत किसी एक के हाथ में नहीं थी। मुल्क वार लॉर्ड्स में तकसीम होने लगा। हर इलाके में ताकतवर लोगों ने अपनी हुकूमतें बना ली। चाइना था तो एक मुल्क, लेकिन हकीकत में इसके कई टुकड़े थे। इस स्टेज पर चाइना में एक बड़ी पार्टी बनी, क्योमिनटेंग। ये एक नेशनलिस्ट पार्टी थी जिसका मकसद था चाइना को मुत्तहिद करना, जदीद बनाना और गैर मुल्की असर ख़त्म करना। चियांग काई शेक KMT के सबसे बड़ी लीडर बने। इसी वक्त चाइना के अंदर एक और सोच पैदा हो रही थी। ये सोच थी कि चाइना के मजदूर और गरीब किसान हमेशा से जुल्म के साए में रहे हैं। शायद मसला निज़ाम में है, इसलिए हमें इनकलाब लाना चाहिए। इसी सोच से पैदा हुई CCP यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी पार्टी में एक आदमी था, माओ जेडोंग। माओ कोई बादशाह या जनरल नहीं था, वो एक आम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी आइडियोलॉजी, ज़बान, लोगों को कन्विंस करने की सलाहियत और किसानों को मरकज़ बनाना। ये चीज़ माओ को दूसरे लीडर्स से मुख्तलिफ बनाती है। अब चाइना में दो ताकतें बनने लगी, KMT जिसमें शहर, हुकूमत, फौज और रिवायती ताकत शामिल थी, जबकि दूसरी तरफ CCP जिसमें शामिल थे गरीब किसान, मजदूर, इनकलाब और नजरिया। 1927 में इन दो पावर्स के दरमियान लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई थी कि चाइना किसका होगा, कम्युनिस्ट का या नेशनलिस्ट का। KMT ने कम्युनिस्ट को ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने कम्युनिस्ट पर कई हमले किए, जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ा। ये भागना कोई आम भागना नहीं था। कम्युनिस्ट फौज ने हज़ारों किलोमीटर पैदल सफ़र किया। इसकी वजह से बहुत से लोग मर गए। लेकिन ये सब माओ के लिए हार नहीं था, बल्कि ये उसके लिए एक मिथ बन गया। यही वो जगह थी जब माओ पार्टी का सबसे ताकतवर लीडर बन गया। CCP ने अपनी आइडेंटिटी बना ली और किसानों में इसकी शोहरत और ज़्यादा फैल गई। 1937 में जापान ने चाइना पर फुल इन्वेजन कर दिया। ये वो दौर था जिसे आप वर्ल्ड वॉर 2 के साथ रिलेट कर सकते हैं। चाइना के लिए ये वक्त था कि पहले दुश्मन बाहर है, बाद में अंदर, और इसलिए CCP और KMT ने आपस में इत्तेहाद किया। लेकिन हकीकत ये थी कि दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे और दोनों ही फ्यूचर के लिए अपनी पावर बढ़ा रहे थे। यहाँ पर माओ ने एक जीनियस स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की। जापान से लड़ते हुए भी माओ ने देहातों में अपनी हुकूमत बनाई, किसानों से ज़मीनों के वादे किए, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें जागीरदारों से आज़ाद कर देंगे। ये वो बातें थी जो चाइना के किसानों ने पहली बार सुनी थी। और चूँकि चाइना की मेजॉरिटी किसान थी, इसलिए माओ ने चाइना की अक्सरियत को अपना बना लिया। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई और जापान हार गया। उसके बाद दोनों पार्टीज ने कहा कि अब असल जंग शुरू होगी। इस जंग में माओ की पार्टी को जीत हासिल हुई, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि माओ ही क्यों जीता।
KMT के पास चाइना के बड़े शहर थे, उसकी अपनी फौज थी और अमेरिका का सपोर्ट भी था, लेकिन फिर भी वो हार गई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि KMT करप्ट था। अवाम देख रहे थे कि हुकूमत में रिश्वत, जुल्म और नाइंसाफी बढ़ रही है। ये ऐसे लगता था जैसे इलीट्स की हुकूमत हो। जबकि दूसरी तरफ माओ की पार्टी CCP ने किसानों को ज़मीनें दी और अपनी एक फौज PLA बनाई। PLA बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी। वो सिर्फ लड़ती नहीं थी, बल्कि वो साथ साथ किसानों की मदद भी कर रही थी। KMT के दौर में चाइना की मईशत तबाह हो गई थी। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोग रोटी भी नहीं खरीद सकते थे। 1947 से 1949 तक हालात तेज़ी से बदलने लगे। PLA ने एक के बाद एक शहर लेना शुरू कर दिए, पहले नॉर्थ, फिर बड़े शहर और फिर सेंटर। हर जगह KMT की फौजें हारने लगी। फिर वो लम्हा आया जब चियांग काई शेक को समझ आई कि हम चाइनीज मेनलैंड को नहीं बचा सकते। इसलिए वो अपनी हुकूमत, खजाने और फौज के साथ ताइवान में मुंतकिल हो गया। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि ताइवान ही चाइना की असल गवर्नमेंट है और हम वापस चाइना जाएंगे। यही है चाइनीज गवर्नमेंट का ताइवान में मुंतकिल होना। और इसी वक्त ताइवान का मसला खड़ा हुआ। दूसरी तरफ चाइना में माओ ने ऐलान किया PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। मेनलैंड में PRC की हुकूमत थी, उसकी फौज PLA थी और उसका कैपिटल बीजिंग था। जबकि दूसरी तरफ ताइवान में ROC की हुकूमत थी, उनकी अपनी फौज थी और उनका कैपिटल टाइपाई था। ये दोनों खुद को चाइना कहते थे। शुरू में दुनिया के कई ममालिक, खास तौर पर अमेरिका ने ROC को असल चाइना कहा, जबकि उन्होंने PRC को एक्सेप्ट नहीं किया। और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में भी चाइना की सीट ROC के पास थी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है जो बहुत लोग पूछते हैं कि माओ ने ताइवान पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि 1949 के बाद माओ का एक ही मिशन था कि हम ताइवान पर हमला करें और चाइना की हुकूमत वापस ले लें। यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है 1950 की कोरियन वार। जब कोरियन वार शुरू हुई तो अमेरिका ने फौरन ताइवान को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका भी लड़ेगा। यही वजह थी कि माओ ने ताइवान पर हमला नहीं किया। लोगों को लगता है कि ताइवान हमेशा से आज़ाद और जमहूरी था। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू में ताइवान में KMT ने सख्त हुकूमत की। उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और मुखालिफ आवाज़ें दबाई गईं। अगले कई सालों तक ताइवान में डेमोक्रेसी नहीं थी। ये वो दौर था जिसे वाइट टेरर के नाम से जाना जाता है। वक्त के साथ साथ ताइवान ने तालीम, मईशत, सनत और टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त तरक्की की और आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी आई, इलेक्शंस हुए और कई और पार्टीज बनी। उस वक्त ताइवान की आइडेंटिटी चाइना की हुकूमत से ताइवान की हुकूमत बनने लगी। 1971 में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट आया। यूनाइटेड नेशंस ने चाइना की सीट PRC को दे दी, यानी PRC को दुनिया ने असल चाइना एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद ताइवान चाइना से अलग हो गया। आज मसला ये है कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और ताइवान के अंदर दो सोचें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम चाइना के साथ हैं और कुछ लोगों का नजरिया है कि ताइवान एक अलग कंट्री है। 1949 के बाद चाइना की आपस की जंगें खत्म नहीं हुई, बल्कि समंदर के बीच एक लकीर बन गई थी। मेनलैंड पर माओ और PRC और जजीरे पर चियांग काई शेक और ROC। इस सेपरेशन के बाद ताइवान एक जजीरा नहीं रहा, बल्कि ये एक सियासी किला बन गया। शुरू में अमेरिका ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम ताइवान को हर हाल में बचाएंगे। उस वक्त अमेरिका का मूड कुछ ऐसा था कि KMT हार चुका है और चाइना हाथ से निकल गया है। वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका थका हुआ था और कुछ पॉलिसी मेकर्स तो ये भी सोच रहे थे कि हम शायद ताइवान को छोड़ दें। यानी शुरू में ताइवान अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन कोरियन वार की वजह से अमेरिका बीच में आया। अमेरिका को इस बात का डर था कि अगर चाइना ने कोरिया पर कब्जा कर लिया तो उनका अगला टारगेट ताइवान होगा। और इस लम्हे से चाइना और अमेरिका की राइवलरी शुरू हुई। अमेरिका ने ताइवान को एक नए लेंस से देखना शुरू किया। अगर आप मैप पर देखें तो ताइवान चाइना के बिल्कुल सामने, जापान के करीब, फिलिपाइन के करीब और समुद्री रास्तों के बिल्कुल बीच है। ये जगह अमेरिका के लिए सोने से कम नहीं थी। उस वक्त चियांग काई शेक और उसकी हुकूमत ताइवान में थी, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि उसकी पार्टी कमज़ोर हो चुकी थी। यहाँ पर अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, ताइवान को सपोर्ट नहीं बल्कि रीबिल्ड करो। उसने ताइवान को फौजी इमदाद, ट्रेनिंग और वेपन्स देना शुरू कर दिए और ये सब कुछ सिर्फ एक मकसद के लिए था,
ताइवान और चाइना को अलग करना। 1954 के बाद PRC ने ताइवान के कुछ आइलैंड्स पर बम्बारमेंट करना शुरू कर दी और ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी थी। अमेरिका ने इसके रिस्पॉन्स में ताइवान के साथ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी की, यानी अगर ताइवान पर हमला हुआ तो उसे अमेरिका पर हमला समझा जाएगा। 1958 में PRC ने फिर से ताइवान पर बम्बार्डिंग की। उस वक्त अमेरिका के कुछ लोग ये सोच रहे थे कि अगर चाइना रुका नहीं तो बात न्यूक्लियर ऑपरेशन तक जा सकती है। अब सोचें, एक छोटा सा आइलैंड और दुनिया न्यूक्लियर वार के करीब चली गई। यही है ताइवान की इम्पोर्टेंस। कुछ लोग समझते हैं कि अमेरिका ने ताइवान को इसलिए बचाया क्योंकि वो फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। उस वक्त ताइवान में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, बल्कि वहाँ पर KMT ने मार्शल लॉ लगाया हुआ था और इस चीज़ से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमेरिका का सिर्फ एक मिशन था, एंटी कम्युनिस्ट चाइना को जिंदा रखना। ताइवान चाइना के लिए कौमी इज्जत, जंग का आखिरी चैप्टर, चाइना की यूनिटी का मसला और कम्युनिस्ट पार्टी की डायरेक्ट तौहीन है और अमेरिका इसे छीनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए PRC की नज़र में 1970 में अमेरिका ने एक बड़ा यू टर्न लिया। उन्होंने सोचा कि असल खतरा तो सोवियत यूनियन है, इसलिए हमें चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। ये वो दौर था जब निक्सन चाइना गया और उसने वहाँ जाकर ताल्लुकात बढ़ाए। ये PRC के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। 1979 में अमेरिका ने ऑफिशियली कहा कि PRC ही चाइना की हुकूमत है, इसलिए उन्होंने ROC के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। लेकिन यहाँ से अमेरिका ने एक अजीब खेल शुरू कर दिया। 1979 में उन्होंने ताइवान रिलेशन एक्ट बनाया, जो ये कहता था कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका रद्दअमल कर सकता है, लेकिन अमेरिका कभी ये ऑफिशियली नहीं कहेगा कि वो जंग करेगा। ये स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी थी, यानी हम ये बात वादे नहीं करेंगे कि जंग करनी है या नहीं। इससे फ़ायदा ये होगा कि चाइना भी हद से नहीं बढ़ेगा और ताइवान भी लड़ने से हेजिटेट करेगा। अब ताइवान एक ऐसी जगह बन गया जहाँ अमेरिका अपनी ताकत दिखाता है, चाइना अपनी ताकत दिखाता है और दुनिया की सप्लाई चेन ताइवान से जुड़ी हुई है। इसलिए एक बड़ी जंग का खतरा हमेशा मौजूद है। 1980 के बाद दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही थी। ये दौर तक कंप्यूटर्स का, वीडियो गेम्स का, सैटेलाइट्स का और बाद में इंटरनेट का। लेकिन इस रिवॉल्यूशन के पीछे जो चीज़ थी वो थी सिलिकॉन चिप्स। यहाँ पर एक बड़ी अजीब बात है कि ताइवान के पास ना तेल था, ना बड़ा रकबा था और ना ही बड़ी आबादी, लेकिन फिर भी इसका नाम दुनिया के बड़े ममालिक के साथ आता है। इसके पीछे सिर्फ एक वजह थी कि ताइवान के लोगों ने जंग करने की बजाय टेक्नोलॉजी को चुना। उन्होंने एजुकेशन, इंजीनियरिंग और एक ख़ास सेक्टर पर फोकस किया और वो सेक्टर था सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, यानी सिलिकॉन चिप्स बनाना। सिलिकॉन चिप्स की दुनिया में दो अलग खेल होते हैं, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग। डिज़ाइनिंग के काम में अमेरिका बहुत माहिर था और मैन्युफैक्चरिंग पावर ताइवान के पास थी। यहाँ से ताइवान की अहमियत फिर से बढ़ने लगी। इसके बाद अमेरिका की बड़ी डिज़ाइनिंग कंपनीज जैसे इंटेल, एनवीडिया और एप्पल ने ताइवान पर डिपेंड करना शुरू कर दिया। ये ताइवान के लिए जैकपॉट था। दुनिया की बड़ी कंट्रीज ने ताइवान में लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। अब सिलिकॉन चिप्स सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, बल्कि मोबाइल फ़ोन्स, गाड़ियाँ, एयरक्राफ्ट्स, हर चीज़ में सिलिकॉन चिप्स इस्तेमाल होने लगी। इवन कि अभी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सिलिकॉन चिप्स पर ही खड़ी है। 1990 के बाद दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन में चली गई। कंपनीज ने एक नया सिस्टम बनाया कि हम डिज़ाइन अमेरिका में करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एशिया में और असेंबली कहीं और। ये बहुत ही इफ़िशिएंट सिस्टम था, लेकिन इसने एक ख़तरनाक डिपेंडेंसी बना दी। दुनिया का सबसे अहम हिस्सा एक जजीरे पर आ गया। इसके बाद ताइवान अमेरिका के लिए सिर्फ एक अलाई नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अमेरिकन कंपनीज, फौज और इकोनॉमी डिपेंड करती थी। इसलिए अगर ताइवान की सप्लाई रुक गई तो अमेरिका की प्रोडक्शन और इंडस्ट्री रुक सकती है। दूसरी तरफ जब चाइना सुपर पावर बनने लगा तो उन्होंने सोचा कि अगर हम ताइवान पर कंट्रोल ले लें तो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर हमारे हाथ आ जाएगी। अमेरिका और चाइना की राइवलरी पहले सिर्फ आइडियोलॉजी और जियोग्राफी की थी, लेकिन अब राइवलरी है हु कंट्रोल्स द फ्यूचर। 2010 के बाद अमेरिका और चाइना के दरमियान एक कोल्ड वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। दोनों कंट्रीज ने ताइवान में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, यानी उन्होंने ताइवान की राइवलरी को ख़त्म नहीं किया बल्कि कुछ अरसे के लिए रोक दिया है। अभी भी चाइना ताइवान के आइलैंड्स पर हमले करता रहता है।
تاکہ امریکہ کو کبھی یہ نہ لگے کہ چائنا نے تائیوان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی طرح امریکہ نے بھی تائیوان میں اور زیادہ فوج بھیج دی ہے، یعنی جس لڑائی کو انہوں نے روک دیا ہے وہ آگے جا کر کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چائنا تائیوان کو چھوڑ نہیں سکتا، امریکہ اسے اگنور نہیں کر سکتا اور دنیا اس کے بغیر چل نہیں سکتی۔ یعنی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ٹیکنالوجی اور جیوگرافی ایک دوسرے کے اندر فیوز ہو چکی ہیں، اور جب دنیا کی سب سے اہم ٹیکنالوجی ایک جزیرے پر جمع ہو جائے تو وہاں پر رائیولری پاسبلٹی نہیں رہتی، بلکہ وہ ڈیسٹینی بن جاتی ہے۔